हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 3 के यानी निर्देशांक ज्यामिति के सारांश का अध्ययन करेंगे। तो इसमें लगभग 12 बिंदु हैं जिन पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि संक्षिप्त रूप में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इसमें जो पहला बिंदु है वो है कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु के स्थान का निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें एक क्षैतिज होती है तो दूसरी ऊर्ध्वाधर। तो मैंने जब आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें जो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें बताया था कि जब एक बिंदु होगी तो उसका निर्धारण करने के लिए हमें दो सूचनाओं की ज़रूरत पड़ती थी। तो वही सूचनाएं क्या थी? एक था x निर्देशांक, ठीक, और एक था y निर्देशांक। इन्हीं दो सूचनाओं की ज़रूरत पड़ रही थी हमें एक बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो ये जो होती थी वो एक दूसरे से लंबवत होती थी, तो वही लांबिक रेखाओं की ज़रूरत पड़ती थी। एक y था और एक x था, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत थे। तो वही बात बता रहा। और इसमें दूसरा पॉइंट बोला है कि तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये जो तल होता है इसको कार्तीय तल भी बोलते हैं, निर्देशांक तल भी बोलते हैं, एक्स वाई तल भी बोलते हैं। एक्स वाई तल यानी एक्स वाई प्लेन, इसको इंग्लिश में इसी को बोला जाता है, जिसमें ये था एक्स अक्ष, ठीक, ये था वाई अक्ष। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम लोग बोलते थे निर्देशांक अक्ष। क्या बोलते थे? निर्देशांक अक्ष। तो वही बता रहा। अब तीसरा बिंदु दिया हुआ है कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता था। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे ये जो कार्तीय तल है ये क्षैतिज रेखा है तो इसको x अक्ष बोलते हैं हम लोग, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y अक्ष बोलते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को। और चौथा बिंदु दिया है कि निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो निर्देशांक अक्ष अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो दो रेखाएं होती हैं ये निर्देशांक अक्ष होती हैं, और ये जो तल होता है ये तल है, तल मतलब एक्स वाई तल, इस तल को 4 भागों में डिवाइड करें। देखो एक ये 2 3 4, तो 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या? चतुर्थांश, यानी इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स। इसके बारे में मैंने चर्चा की है, आप लोगों को बताया रखा है। अब इसमें 5वां बिंदु दिया हुआ है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो मैंने ये भी बताया कि जो ये अक्ष होते हैं जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं इसको मूल बिंदु कहा जाता है, और इनका जो निर्देशांक हो जाता है इसका 0,0। अब जो छठा बिंदु है वो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक या भुज कहा जाता है, साथ ही x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये एक्स वाई तल है, इसमें कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, ठीक, तो इस y अक्ष से लांबिक दूरी ये x निर्देशांक होगा। क्या होगा? मान लीजिए a दूरी पर है तो ये x निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा या x निर्देशांक कहा जाएगा उसका, और इसको भुज भी बोलते हैं, दूसरा नाम भुज है, और इसको एब्सिसा भी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो x अक्ष है इससे इस बिंदु की जो लांबिक दूरी होगी, मान लेते हैं b, तो ये लांबिक दूरी उसकी y निर्देशांक को प्रदर्शित करेगी या फिर y निर्देशांक कहलाएगी, और इसको कोटि कहा जाता है दूसरे शब्द में। बात समझ आई है? जो y अक्ष है ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो y अक्ष से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी है
y अक्ष से, वो लंबवत दूरी x निर्देशांक कहलाएगी। और जो x अक्ष है, इस x अक्ष से कितनी दूर पे है लंबवत दूरी, वो y निर्देशांक कहलाएगा। यानी इसमें सातवां बिंदु दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु के भुज x हो तथा कोटि y हो तो x, y को उस बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जैसे x निर्देशांक x हो और y निर्देशांक y हो, तो किसी बिंदु का यदि हमें नाम लिखना हो तो उसको हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं बिंदु A है तो इसको लिखेंगे a x, y, इस रूप में लिखा जाता है। और आठवां बिंदु बोल रहा है कि x अक्ष पर कोई एक बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। जैसे ये x अक्ष है, ठीक, और ये y अक्ष है, तो यदि x अक्ष पे, इस x अक्ष पे कोई भी बिंदु स्थित होगी, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसका निर्देशांक जो होगा x, 0 के रूप में होगा। कहने का मतलब y हमेशा क्या होगा, 0, y निर्देशांक हमेशा 0 होगा x अक्ष पे, ठीक। उसी प्रकार y अक्ष पे, ये y अक्ष है, y अक्ष पे यदि कोई बिंदु स्थित है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो उसका जो निर्देशांक होगा वो 0, y के रूप में होगा। y कुछ भी हो सकता है, ठीक, इधर ऊपर होगा तो धनात्मक होगा, नीचे होगा तो ऋणात्मक होगा, लेकिन जो x होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, x निर्देशांक। बात समझ में आ रहा है। और जो 9वां पॉइंट है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अभी मैंने बताया, अभी जस्ट यहाँ पे जो मूल बिंदु है उसका निर्देशांक 0, 0 होता है। यानी मूल बिंदु का x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0 होता है। अब इसमें जो 10वां बिंदु है कि एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस के रूप के, दूसरे चतुर्थांश में माइनस के रूप के, तीसरे चतुर्थांश में माइनस के रूप के और चौथे चतुर्थांश में प्लस के रूप में होते हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो निर्देशांक अक्ष हैं, x अक्ष और y अक्ष, ये तल को 4 भागों में बांटते हैं और ये प्रत्येक तल चतुर्थांश कहलाता है। तो ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो जो पहला चतुर्थांश होता है, इसमें जो है पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे वो प्लस के रूप में होंगे, इस रूप में। यानी कि उसका x निर्देशांक भी धनात्मक होगा और y निर्देशांक भी धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चतुर्थांश है ये x अक्ष के धनात्मक, ठीक, और y अक्ष के धनात्मक, दोनों के धनात्मक से बना है ये चतुर्थांश, इसलिए दोनों प्लस होंगे। और जो दूसरा चतुर्थांश है वो होता है माइनस, प्लस के रूप में। क्यों होता है? क्योंकि ये जो x अक्ष है वो ऋणात्मक वाला है और ये जो y है वो धनात्मक वाला है। तो ये जो चतुर्थांश है दूसरा वाला, ये x अक्ष के ऋणात्मक भाग और y अक्ष के धनात्मक भाग से बना है। तो इसीलिए यहाँ पे x वाला ऋणात्मक होता है, y वाला धनात्मक होता है। और जो तीसरा चतुर्थांश है माइनस के रूप में रहता है, ये x निर्देशांक भी y माइनस होता है और y निर्देशांक भी ऋणात्मक होता है। नीचे यहाँ मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक ही होता है ना। और जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें प्लस, माइनस के रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो x निर्देशांक है वो धनात्मक से बना होता है और y निर्देशांक ऋणात्मक y से बना होता है। इसलिए चौथा चतुर्थांश जो है, चौथा चतुर्थांश कैसे बना है? x के धनात्मक भाग और y के ऋणात्मक भाग से बना है ये वाला। तो इसीलिए x का धनात्मक होता है, y का ऋणात्मक होता है। और जो बोला है कि प्लस एक धनात्मक वास्तविक संख्या को और माइनस एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करता है।
तो इसमें वही बात है, ये जो प्लस है ये धनात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा, और ये जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें 11वां बिंदु दिया हुआ है कि यदि x y के बराबर नहीं हो तो x, y भी y, x के बराबर नहीं होगा, और यदि x बराबर y हो तो x, y भी y, x के बराबर होगा। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, वहाँ पे पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बताया था कैसे कि यदि x बराबर नहीं हो y के तो एक बिंदु होगी x, y, ठीक, और ये बिंदु मान लो यहाँ पे स्थित है, और यदि हम लोग इनका स्थान परिवर्तित कर दें, यानी x के जगह y को रख दें, y की जगह x को रख दें, तो वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। तो ये जो बिंदु होगी ये अलग बिंदु होगी, ये अलग बिंदु होगी, यानी दोनों बिंदुओं की स्थिति अलग अलग होगी, एक ही स्थिति नहीं होगी। लेकिन यदि x बराबर y के रूप में हो तो x, y जो बिंदु होगी मान लो यहाँ पे स्थित है, तो यदि हम लोग इनका स्थान परिवर्तित कर दें आपस में, तो मान लेते हैं y, x हो जाती है, तो ये जो बिंदु होगी ये भी इसी पे स्थित होगी, यही बिंदु होगी। एक इसको प्रदर्शित करने वाला बिंदु भी यही होगा, और इसको भी प्रदर्शित करने वाला बिंदु भी यही होगा। लेकिन जब ये केस हो तो ऐसा वो दोनों बिंदु अलग अलग होंगे। कैसे? जैसे मान लो 3,5 हो, 3,5 हो, तो इसमें 3,5 कहाँ पे स्थित होगा? मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये बिंदु होगा यहाँ पे, ठीक, 3,5। लेकिन इसको हम लोग बदल दें, 5,3 कर दें, ठीक, तो 5x में हो गया ना, 5x में हमें जाना है, तो 5 मान लो x में यहाँ होगा और 3 यहाँ पे होगा, तो इनका जो मिलाएंगे तो ये जो बिंदु होगी ये होगी 5,3। तो देखो दोनों बिंदु अलग अलग हो गए। लेकिन यदि x y के बराबर हो, यानी मान लो 3,3, दोनों x भी 3 y भी 3, तो इस तरीके से यदि हम लोग 3,3 को प्रदर्शित करें तो वो मान लो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो इनको मिलाने वाली रेखा यहाँ पे मिलेगी, तो ये बिंदु जो होगा 3,3 को प्रदर्शित करेगा। अब देखो इसको चेंज कर दिए, तो चेंज किए तो वही तो बना 3,3, तो वही बात हुई, फिर यहीं पे आ गए तो यही बिंदु होगी। तो इसके कहने का मतलब वही है। तो ये तीसरे अध्याय का सारांश था।